एवरीवन, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11 बिजनेस स्टडीज यानी BST के 5 नंबर वाले सवाल जो आपके एग्जाम में आएंगे वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से करवाऊंगा। तो आप सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। इससे पहले देखिए मैंने आपको 3 मार्क्स का जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो करवा दिया है और भी इंपॉर्टेंट सवाल जो सारे के सारे आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो मेरे चैनल पे जाके सारे वीडियो जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। तो वीडियो फिलहाल अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए हमारा पहला सवाल देखते हैं। तो देखिए पहला सवाल हमारा कि थोक व्यापारी के मुख्य कार्यान्वित फंक्शन बताने किसके, एक होलसेलर के। तो देखिए थोक व्यापारी से आशय ऐसे व्यापारी से होती है जो उत्पादकों या फिर निर्माताओं से बड़ी मात्रा में माल खरीदकर क्या करता है, उसे आवश्यकता अनुसार थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो फुटकर रिटेलर जो रिटेलर होते हैं उन्हें क्या करता है वो बेचता है। इस प्रकार थोक व्यापारी उत्पादक तथा फुटकर व्यापारी दोनों के बीच में क्या करता है, महत्वपूर्ण कड़ी का निर्माण करता है। व्यापारी क्षेत्र में थोक व्यापारी के रूप में मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्य है। क्या क्या कार्य है कि भिन्न भिन्न उत्पादकों से विशिष्ट वस्तुओं की मांग मंगाकर तथा उनका एकत्रीकरण थोक व्यापारी कार्य होता है। फिर एकत्रित की गई वस्तुओं को भिन्न भिन्न फुटकर व्यापारियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार थोड़ी थोड़ी मात्रा में बेचना ही थोक व्यापारी का मेन काम होता है। फिर अगला आप पढ़ सकते हैं कि उत्पादकों का अग्रिम धनराशि भेजकर तथा फुटकर व्यापारियों को उधार माल बेचकर आर्थिक सहायता प्रदान करना थोक व्यापारी का कार्य होता है। फिर अगला पॉइंट हमारा कि थोक व्यापारी वस्तुओं का स्टॉक अधिक मात्रा में रखता है जिसके कारण वस्तुओं के भावों में होने वाली तेजी मंडी को जोखिम में थोक व्यापारी को उठाना पड़ता है, ठीक है। ये हिंदी में लिखा हुआ रहा। अब यही बात देखिए आप सभी बच्चों के लिए, जिन भी बच्चों ने BST को इंग्लिश में रखा है उन सभी बच्चों के लिए यहाँ इंग्लिश में भी लिख दिया गया, तो इंग्लिश में अपने सवाल का आंसर नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल हमारा ई कॉमर्स के क्षेत्र अथवा अवसरों का क्या करना, उल्लेख करना। स्टेट द स्कोप और अपॉर्चुनिटीज ऑफ ई कॉमर्स, ठीक है। तो ई कॉमर्स का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम लोग देखिए व्यावसायिक लेन देन करने में ई कॉमर्स ने व्यवसाय के तरीकों में आमूल चल परिवर्तन करके नई व्यापारिक संभावनाओं के लिए मार्ग क्या खोल दिया, प्रशस्त कर दिया। सूचना प्रौद्योगिकी की सार्वभौमिकता इंटरनेट हो गया एक्स्ट्रानेट को संयुक्त रूप से प्रयोग में लाकर ई कॉमर्स ने व्यवसाय को एक नई दिशा में गति प्रदान की है। ई कॉमर्स ने व्यावसायिक लेन देनों में निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। पहला क्या है कि व्यवसाय का भूमंडलीकरण कर दिया गया है, अर्थात व्यवसाय का कार्य स्थल पूरे विश्व तक फैल चुका है। वस्तुओं तथा सेवाओं का क्रय विक्रय सरल बना दिया गया है। फिर ई कॉमर्स ने क्या किया, देखिए बैंकिंग एवं धन के हस्तांतरण की व्यापक सुविधाएं प्रदान की है। आप कंप्यूटर से बैंक तक क्या कर लेन देन कर सकते हैं। धन का हस्तांतरण एक खाते दूसरे के साथ घर पर बैठे बैठे आप लोग कर सकते हैं। आप ई कॉमर्स के माध्यम से संपत्ति संबंधित लेन देन हो गया आसानी से कर सकते हैं। संपत्ति का जो ब्यौरा पूरा वो आपको इंटरनेट पर उपलब्ध कराया जा सकता है तथा ग्राहक अपनी सुविधा के अनुसार उपयुक्त संपत्ति का क्या कर सकते, चयन कर सकते हैं। तो यह ई कॉमर्स के कुछ क्षेत्र तथा कुछ अवसर होते हैं, कुछ फायदेमंद बातें होती है जो आपको जाननी चाहिए था। और यही बात देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में रखे हुए हैं BST को वो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए मैं आपको पूरा दिखा देता हूं, ठीक है। यहां लिख दीजिएगा पहले और उसके बाद 4 पॉइंट यहां लिखा हुआ, ठीक है। फिर अगला सवाल है हमारा व्यापारिक बैंकों की एजेंसी कार्यों को उल्लेख करिए। मेंशन द एजेंसी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। तो देखिए व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों के लिए ऐसे ही अनेक कार्य करते हैं जो एक एजेंट अपने मालिक के लिए किया करता है। इसी तरह के कार्यों को क्या कहा जाता है, एजेंसी कार्य भी कहा जाता है, जिनमें पहला है कि व्यापारिक जो बैंक होता है अपने ग्राहकों के लिए अंशों एवं ऋण पत्रों का क्रय विक्रय भी करता है। जो ग्राहक अंश एवं ऋण पत्र क्रय विक्रय करना चाहते हैं वो अपने बैंक को ऐसा करने के लिए क्या करते हैं, आदेश देता है। फिर दूसरा है कि ग्राहकों को प्रतिनिधि के रूप में भुगतान प्राप्त करना तथा ग्राहक की ओर से भुगतान करने का कार्य कौन करता है, वो व्यापारिक जो बैंक वो करता है। फिर अगला हमारा साख पत्रों का भुगतान प्राप्त करना। व्यापारिक बैंक अपने ग्राहक की ओर से जमा किए गए जो भी साख पत्र जैसे हो गया चेक हो गया, ड्राफ्ट हो गया, विनिमय मुद्रा हो गया, ठीक है, प्रतिज्ञा पत्र आदि की धनराशि एकत्र करके ग्राहक के खाते में क्या कर देता है, वो जमा कर देता है। फिर अगला पॉइंट हमारा आर्थिक स्थिति की जानकारी देता है। जैसे व्यवसाय जगत में अनेक ऐसे व्यापारी होते हैं जो उधार लेन देन करने से पहले संबंधित व्यापारियों के बारे में आर्थिक स्थिति उनकी बारे में जानकारी जानना चाहते हैं। इस परिस्थिति में बैंक उनकी क्या करता है, मदद करता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो व्यापारिक बैंक होते हैं उनकी एजेंसी के कार्यों का ये उल्लेख यहाँ पर किया गया है। और यही बात देखिए यहाँ पर हिंदी में लिखी हुई है, सॉरी इंग्लिश में लिखी हुई है, तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के उसे इंग्लिश में नोट डाउन कर ले। अगला सवाल है हमारा
आधुनिक संदर्भ में बीमा के महत्व का क्या करना है, हमें वर्णन करना है। तो देखिए, बीमा विभिन्न प्रकार के जोखिम एवं हानियों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने का साधन होता है। बीमा किसी देश की आर्थिक एवं औद्योगिक प्रगति का प्रतीक है। भारत जैसे अविकसित राज्य में बीमा का देखिए महत्व और भी अधिक है, क्योंकि इनके जो निम्नलिखित उपयोगिता अथवा लाभ है, जैसे पहला सुरक्षा बीमा जो व्यावसायिक सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि नियमित प्रीमियम देने के बाद कंपनी ने एक बड़ा उत्तरदायित्व अपने पर लेती है। भविष्य की अनिश्चितता तथा जोखिम से ये जो सुरक्षा प्रदान करता है हमें, और ये क्षति अथवा हानि होने पर भी बीमित अपने माल की क्षतिपूर्ति कराने का अधिकारी हो जाता है। फिर अगला पॉइंट है हमारा रक्षा तथा विनियोग तत्व। जीवन बीमा के रक्षा तथा विनियोग दोनों तत्वों का क्या होता है, समावेश होता है, क्योंकि जीवन बीमा कराने में बीमित को दो लाभ होते हैं। पहला यह है कि नियत समय के अंदर मृत्यु से अगर हो जाती है तो उत्तरदायी है उसका एक निश्चित धनराशि मिल जाता है। फिर प्रीमियम के रूप में जितनी धनराशि दी जाती है, प्रीमियम कंपनी उससे अधिक धनराशि उसे क्या करती है, वापस करती है। तो ये कुछ फायदे थे इंश्योरेंस यानी बीमाकरण के। फिर यही बात देखिए इंग्लिश में लिखी हुई है, तो जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो इसे इंग्लिश में नोट डाउन कर ले। ठीक है, देख लीजिए। अगला सवाल हमारा ई बिजनेस। अभी हम लोग पढ़ चुके थे ई बिजनेस। तो देखिए ई बिजनेस क्या होता है, आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ पूरा पॉइंट वाइज कि ई बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक मेल पद्धति बाधा एक ऐसी प्रणाली है जिसमें समस्त व्यावसायिक क्रियाओं के क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय रूप प्रदान किया जाता है। आप घर बैठे बैठे वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय कर सकते हैं। इस पद्धति के अंदर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय, सूचनाओं का आदान प्रदान, ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करना एवं व्यावसायिक साझेदारों के साथ सहयोग करना भी शामिल होता है। फिर ई बिजनेस एक आधुनिक तकनीक होती है जिसका उपयोग करके क्रय विक्रय, विपणन, उत्पादन, वित्त प्रशासन आदि में किया जा सकता है। अब इसको देखिए दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या क्या देखिए हम लोग देख लेते हैं कि विक्रेताओं में ए नंबर दिया हुआ है, व्यवसायिक उत्पादक कंपनी को लाभ मिलता है। इस वर्ग के लोगों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे उत्पादकों, वितरकों, व्यापारिक सहयोगों से व्यापारिक सूचनाओं का आदान प्रदान एवं व्यापारिक खर्चों में कटौती। दूसरा है व्यापारिक चक्र की गतिविधियों तीव्रता, दस्तावेजों में समकों की शुद्धता, नए बाजारों की संभावनाओं के कारण नए व्यापार की आशंका जब संभावना होती है, नए बाजार एवं ग्राहकों तक पहुंचने में क्या से आसानी होती है। फिर अगला है हमारा उपभोक्ताओं के लाभ। उपभोक्ता वर्गों को नए बिजनेस से निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं, जैसा पहला है कि वांछित वस्तुओं एवं सेवाओं के चयन में सुविधा, फिर इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की सुविधा, बैंक द्वारा दिए गए क्रेडिट कार्ड के माध्यम से इंटरनेट पर सुविधा भुगतान करना, फिर उत्पादों की विशेषता एवं मूल्यों की तुलनात्मक अध्ययन करना। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 हमारा। इसका आंसर लिखा हुआ है, जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम में उसे इंग्लिश में नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से। देखिए अगला सवाल है हमारा थोक व्यापारी आवश्यक यानी होलसेलर्स आर नेसेसरी गिव आर्गुमेंट, यानी इस कथन के पक्ष में हमें अपना तर्क देना है। तो थोक व्यापारी आवश्यक है, इस कथन के पक्ष में निम्नलिखित तर्क हम प्रस्तुत करते हैं कि उत्पादन निर्माताओं के लिए भावी मांग का अनुमान लगाना संभव नहीं होता। निर्माता भविष्य के लिए क्या करता है, उत्पादन करता है, किंतु भावी मांग का यही अनुमान लगाना इसके लिए संभव नहीं है। लेकिन इसका ज्ञान उसे थोक व्यापारी के द्वारा ही हो पाता है, क्योंकि उसका विक्रय संगठन बहुत ही निपुण एवं क्या होता है, विस्तृत होता है। फिर विशिष्टीकरण की प्रेरणा थोक व्यापारी से थोक व्यापारी निर्माताओं को विशिष्टीकरण की प्रेरणा देता है। इसका कारण यह है कि थोक व्यापारी विभिन्न बाजारों की सूचना अथवा भावी मांगों के संबंध में निर्माता को पहले से अवगत करा देते हैं, पहले बता दिया जाता है। फिर अगला है हमारा साख सुविधा प्रदान करना। यदि माल के वितरण का कार्य निर्माता स्वयं एवं अपने हाथों में ले लेता है तो उसे फुटकर व्यापारियों को माल उधार देना पड़ता है। इसीलिए उसे एक और अपने माल का संग्रहण भी करना, दूसरी फुटकर व्यापारी को माल उधार पे भी देना है कि और पूंजी व्यवस्था करनी पड़ती। दोनों ही कार्य क्या होते हैं, कठिन है। फिर अगला पॉइंट है हमारा उपभोक्ताओं तक वस्तु को पहुंचाने। अभी तक ऐसा कोई भी व्यापारिक संस्था नहीं है जो थोक व्यापारिक संस्था के अभाव में निर्माताओं से वस्तुओं का क्रय करके उपभोक्ताओं के घर तक समय सुगमता से सामान को पहुंचा सके। यह कार्य जो थोक वैल्यू रिटेलर होते हैं उनके द्वारा क्या होता है, संपन्न होता है। और यही बात देखिए यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी लिखी हुई है, तो आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा जो भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, ये पूरा आंसर मैं आपको दिखा दिया, आप लोग स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लीजिएगा। तो देखिए मैंने आपको टोटल बच्चों 6 सवाल करवा दिए। आपको यहाँ 5 ही सवाल पूछा जाएगा, एक सवाल मैंने आपको एक्स्ट्रा करवा कर रख दिया है। तो जितना हो सके इस वीडियो को बोलना नहीं पड़े, ताकि आप अपने दोस्तों को शेयर कर दें, ताकि देखिए उन सभी बच्चों का अच्छा से अच्छा एग्जाम जाए। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर न्यू है चैनल सब्सक्राइब करें, जितना वीडियो को शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।